नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पवर्धन मंडलेचा आप सबका स्वागत करता हूं हेल्थ फॉर यू चैनल पर, जो कि यूबी मीडिया द्वारा संचालित है। इसमें हम विभिन्न हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस प्रेजेंट करते हैं। आज मैं आपके सामने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक रिलेटेड किसी एक मुख्य समस्या के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जो बच्चों में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है और इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है पेरेंट्स के मन में। ये क्या है, क्यों होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो ऐसी सारी कन्फ्यूजन वाली बातों को आज डिस्कस करेंगे हम। इस टॉपिक का नाम रहेगा नॉक नीज़ और बो लेग के बारे में सब कुछ जानेंगे। नॉक नीज़ एंड बो लेग होते क्या हैं, ये किस एज ग्रुप में होते हैं, इनको डायग्नोस कैसे किया जाता है, ये होते किस वजह से है, नॉक नीज़ बो लेग का ट्रीटमेंट क्या है और किस उम्र में करवाना सही रहता है ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉक नीज़ एंड बो लेग होते क्या हैं। हम में से काफ़ी पेरेंट्स इस बारे में जानते होंगे। नॉक नीज़ का मतलब ही होता है कि नी आपस में टकरा के नॉक होते हैं जब बच्चा चलता है। तो नॉक नीज़ का ट्रीटमेंट इसकी जब हम पैथोलॉजी या इसके होने के कारण को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ट्रीटमेंट हम क्या और क्यों एडवाइस कर रहे हैं। तो नॉक नीज़ का मतलब नी आपस में टकरा रहे हैं, और बो लेग का मतलब होता है लेग बो हैं, बो यानी कर्व हैं। इस तरीके से घुटने दूर हो जाते हैं और ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा आपस में मिलता है, तो इसको कहते हैं बो लेग। नॉक नीज़ ऐसे होते हैं, घुटने यहाँ से ऐसे टकरा रहे होते हैं। तो नॉक नीज़ और बो लेग ये डेवलपमेंटल इश्यूज़ हम मानते हैं। डेवलपमेंटल इश्यूज़ का मतलब होता है कि बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, बॉडी लेग के अलाइनमेंट को भी चेंज करती है, और लेग के अलाइनमेंट को चेंज करने के दौरान अगर कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो हम उसे डिज़ीज़ का नाम दे देते हैं। तो नॉक नीज़ और बो लेग्स फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मली भी पाए जाते हैं, बट किस उम्र में नॉक नी या बो लेग हो रहा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ये पैथोलॉजिकल है। नॉर्मली अगर नॉक नी और बो लेग हैं और फिजियोलॉजिकल लिमिट में है तो कोई चिंता का विषय नहीं रहता है। अब ये फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जिस उम्र में लेग का अलाइनमेंट जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि बर्थ के बाद सारे बच्चे बो लेग से पैदा होते हैं। तो बो लेग इज़ अ प्रिटी नॉर्मल थिंग। सारे बच्चे बो लेग से पैदा होते हैं। जब वो पैर लेना चालू करते हैं 11-12 महीने की उम्र में, तब बो लेग का अपीयरेंस दिखने लगता है। कुछ बच्चों में वो ज़्यादा सीवियरिटी से दिखता है और फिर हम बो लेग के बारे में फिर पता करने की कोशिश करते हैं। तो चलने वाली उम्र ऐसी उम्र है जहाँ पर पता लगता है कि बच्चे को बो लेग है, बट वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है यानी नॉर्मल ही हो सकता है। तो उसके लिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर से बात करके आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अप टू 4 years ऑफ एज, 3 to 4 years ऑफ एज बो लेग परसिस्ट करता है और धीरे धीरे जाके वो ठीक होता है। सारे बच्चे इस तरीके से बो लेग की तरह पैदा होंगे। ग्रेजुअली जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 3 से 4 साल की उम्र में हम कहते हैं 36 से 48 महीने की उम्र में लेग जाकर स्ट्रेट हो जाते हैं इस तरीके से। यानी कि अगर ये घुटना समझें तो ऊपर से नीचे तक लेग स्ट्रेट होता है एट 3 और 4 years ऑफ एज। 3 से 4 साल की उम्र के बाद ग्रेजुअली बच्चे का ग्रोथ इस तरीके से होता है कि अब अगर यहाँ घुटने समझें तो ग्रेजुअली पैर ऐसे बाहर निकलते हैं। ये बाहर निकलने की प्रोसेस भी बिल्कुल नॉर्मल है, और इसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ नॉक नीज़। एक सर्टन डिग्री ऑफ वेलगम, इसको हम मेडिकल टर्म्स में जेनु वेलगम या जेनु वेरम कहते हैं। वेलगम यानी कि पैर का हल्का सा बाहर होना। तो ये जेनु वेलगम या नॉक नीज़ अप टू सर्टन डिग्रीज आर नॉर्मल। 7 से 8 साल की उम्र तक जाकर एडल्ट अलाइनमेंट आता है। तो 4 साल से बच्चे को नॉक नी डेवलप होना चालू होता है। 6 से 7 साल की उम्र तक जाकर वो स्थिर होने लगता है, और लड़कियों में 7 वर्ष में, लड़कों में 8 वर्ष में जाकर एडल्ट का जो अलाइनमेंट यानी कि हम में जो अलाइनमेंट है वो आ जाना चाहिए। वो 7 डिग्रीज़ का नॉक नी या जेनु वेलगम रहता है मेल में, और फीमेल में 8 डिग्री का नॉक नी या जेनु वेलगम रहता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ हम अगर समझ गए तो हमें ये समझने में काफ़ी आसानी रहेगी कि मेरे बच्चे को नॉक नी या बो लेग है या नहीं है, और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं। करेक्ट। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि ये नॉक नीज़ और बो लेग होता क्यों है। तो आपको ये तो समझ में आया कि किस तरीके से सारे बच्चे बो लेग्स में पैदा होकर नॉक नी की तरफ जाते हैं। ये एक बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज़्म है, फिजियोलॉजी है। जब कुछ बच्चों में किसी कारणवश ये नॉर्मल फिजियोलॉजी से डेविएट हो जाता है, इसका मतलब ये कि या तो 4 साल से छोटे बच्चों में हमें
नॉकनी मिलने लगे, जो कि अनयूजुअल है क्योंकि सब बच्चों में तो बो लेग होता है। तो 4 साल से छोटे बच्चों में नॉकनी मिल रहा हो, या फिर 4 साल से बड़े बच्चों में बोइंग ऑफ लेग परसिस्ट कर रहा हो, यानी कि जो ठीक होना चाहिए था वो ठीक नहीं हुआ है, 4 साल के बियॉन्ड भी हम बोइंग ऑफ लेग्स देख रहे हैं, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये एक हम क्राइटेरिया, जनरल क्राइटेरिया ले लेते हैं ताकि पब्लिक को ये समझ में आए कि किस तरीके से डॉक्टर को अप्रोच करना है। तो 4 साल से पहले बोइंग ऑफ लेग्स हो, दैट इज़ ओके। 4 साल के बाद नॉकनीज हो एक लिमिटेड डिग्री तक, दैट इज़ ओके। छोटे बच्चों में, 4 साल से छोटे बच्चों में नॉकनी मिलना भी एबनॉर्मल है, और 4 साल से बड़े बच्चों में बोइंग ऑफ लेग परसिस्ट करना भी एबनॉर्मल है। अब हम समझते हैं इनका कारण क्या होता है। तो कारण यानी बेसिक पैथोलॉजी, यानी बॉडी में कोई डिजीज़ कुछ भी हो, एक मैकेनिज़्म आप ऐसे समझिए कि बॉडी ने लेग को स्ट्रेट ग्रो करने के लिए बनाया है। अगर लेग का अंदरूनी हिस्सा यानी एक स्ट्रेट लेग है, उस स्ट्रेट लेग में से ये वाला हिस्सा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये वाला हिस्सा कम ग्रो कर रहा है, तो वो बाहर की तरफ ऐसे डेविएट होगा, तो इसको हम नॉकनी की डेवलपमेंट कह देंगे। और अगर ये ग्रोथ का पैटर्न इस तरीके से कि बाहरी हिस्सा, लेग का बाहरी हिस्सा ज़्यादा ग्रो हो रहा है, अंदरूनी हिस्सा कम ग्रो हो रहा है, तो वो ग्रेजुअली बाहर की तरफ से कर होकर अंदर की तरफ जाने लगेगा, जिसको हम बोइंग ऑफ लेग्स कहते हैं। तो ये बोइंग ऑफ लेग्स एंड नॉकनीज दोनों ग्रोथ की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो रहा है। बॉडी की जैसी डिसाइडेड ग्रोथ है उस तरीके से स्ट्रेट ना बढ़ते हुए वो नॉकिंग या बोइंग ऑफ लेग्स में ग्रोथ हो रही है। तो बेसिकली ग्रोथ का एब्रेशन है, यानी ग्रोथ की प्रॉब्लम है ये। और ये ग्रोथ की प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं कुछ बोनी कॉजेज़ होते हैं, इन्हें बोन का बनाना ठीक नहीं हुआ है। कुछ कारण डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं, यानी कि बोन में जो प्रॉपर कैल्शियम या विटामिन डी की डिफिशिएंसी अगर है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू नॉकनीज एंड बो लेग। दूसरे कुछ और कारण भी होते हैं, कई बार इन्फेक्शन या चोट के बाद भी होता है। तो ग्रोथ एबनॉर्मलिटी कैन हैपन विथ सो मेनी रीजंस। कुछ बोन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें स्केलेटल डिस्प्लेजिया कहते हैं। बोन का फॉर्मेशन कंजेनाइटली बर्थ से ही ठीक नहीं है, वो बच्चे शॉर्ट स्टेचर के भी रह सकते हैं, इन्हें और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ सिंड्रोम्स में ये एलिस वॉन क्रेवार्ड सिंड्रोम है, इस तरीके के सिंड्रोम्स में भी नॉकनीज होते हैं। सो बोइंग ऑफ लेग्स एंड नॉकिंग ऑफ लेग्स, दे आर ऑल ऑफ वेरियस टाइप्स। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है विटामिन डी की डिफिशिएंसी या रिकेट्स। इसके अलावा ये सारे कॉजेज़ भी होते हैं, तो वी हैव टू रूल आउट कॉमन कॉजेज़ पहले, बाद में फिर अगर कॉमन कॉजेज़ नहीं मिल रहे हैं तो बाकी पैथोलॉजिकल कॉजेज़ सस्पिशन पे डॉक्टर टेस्ट करवा के डायग्नोस करते हैं। बट डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फिजियोलॉजिकल है तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, टेस्ट इसके बेसिक नॉर्मल है, वी कैन वेट एंड वॉच अप टू सर्टन लिमिट फॉर बॉडी टू गेट नॉर्मल शेप आने के लिए बॉडी के लिए वेट कर सकते हैं। अगर ये कोई अंडरलाइंग डिजीज़ मिल रही है, जैसे विटामिन डी या कैल्शियम डिफिशिएंसी मिल रही है, तो डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करके रेगुलर ट्रीटमेंट देकर इच्छा रखेंगे कि बॉडी ऑटोमेटिकली डिफिशिएंसी ठीक होने के साथ ग्रोथ नॉर्मली रिज्यूम कर ले। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें वी डोंट एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बॉडी नॉर्मल ग्रोथ रिज्यूम करेगी, और फिर हमें उसे सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाना होता है। ओके, तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करने वाले हैं, बेसिक एक्सरे रिकमेंड करने वाले हैं, जिसमें कि हमें ये पता लगेगा कि बोन का फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, कोई डिफिशिएंसी तो है या नहीं। इसके अलावा एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर एडवाइस करते हैं जिसको कहते हैं स्कैनोग्राम, जिसमें बॉडी का लोअर हाफ यानी कि लेग्स का फुल लेंथ एक्सरे होता है और ऊपर से नीचे तक का मैकेनिकल अलाइनमेंट हमें पता चलता है, और कितना डिग्री ऑफ नॉकनीज और बोइंग ऑफ लेग्स है वो हम देखेंगे। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं, और इसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट यानी मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना है या हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। ओके, सो मेडिकल ट्रीटमेंट का यूजुअली कॉज आप यही देखिए कि रीनल रिकेट्स, यानी कोई बेसिक किडनी की पैथोलॉजी की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करना रहता है। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स होता है, यानी विटामिन डी बॉडी में दिया जा रहा है पर्याप्त मात्रा में, फिर भी वो एक्ट नहीं करे तो भी नॉकनीज या बोलेग्स हो सकते हैं, वो अगर उसका ट्रीटमेंट करना रहेगा। मेडिकल मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आते हैं। बाकी अगर कोई कॉज है तो उसमें फिर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ हम अगर आगे बढ़े हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ नॉकनीज एंड बोलेग बोथ, ये हम डिसाइड कर लेंगे कि भैया ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में नहीं है, इसका कोई मेडिकल कॉज नहीं मिल रहा है, या मेडिकल कॉज ऐसा है जो कि ट्रीटेबल नहीं है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ
रिकमेंडेशन ले जाते हैं। अब सर्जरी डिपेंड करता है किस प्रकार की करनी है, ये डिपेंड करेगा कि एक तो बच्चे की एज क्या है, वो हमारे पास किस उम्र में आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ग्रोथ की प्रॉब्लम है, ग्रोथ एबनॉर्मल होती है तो ही ये प्रॉब्लम हो रही है। अंदर की ग्रोथ, बाहर की ग्रोथ के बारे में हमने समझा। तो इमेच्योर बच्चे, स्केलेटली इमेच्योर बच्चों में सर्जिकल ट्रीटमेंट एक नई मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, उससे हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन। यानी कि ग्रोथ की प्रॉब्लम को हम अपनी तरह से सर्जिकली ग्रोथ को चेंज कर कर और ये ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि जो बॉडी ग्रोथ अलग डायरेक्शन में करने लगी है उसे हम सही डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली लेग का अलाइनमेंट ठीक हो जाता है। इसे कहते हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन। ग्रोथ मॉड्यूलेशन लेकिन सही उम्र में करना ज़रूरी है। स्केलेटली मैच्योर होना चाहिए बच्चा। और ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी जिसमें कि हम कुछ क्लिप्स या पिन्स लगाते हैं या फिगर ऑफ 8 प्लेट्स लगाते हैं या स्क्रू लगाते हैं, ये एज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या लगाना चाहिए सर्जरी के दौरान। और उसके बाद कुछ ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने प्लेट लगा दिया लेकिन बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ग्रोथ मॉड्यूलेशन के लिए हमें बच्चे की ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो मिनिमम 2 to 3 years ऑफ ग्रोथ शुड बी रिमेनिंग, तो ये ट्रीटमेंट की सक्सेस ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर बच्चे की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बच्चा ग्रोथ नहीं करने वाला है, यानी बच्चा मेरे पास लेट आया है, वो स्केलेटली मैच्योर होने वाला है। यानी लड़कियों में हम मानते हैं कि 14 साल में स्केलेटल मैच्योरिटी आ जाती है, लड़कों में हम मानते हैं 16 साल तक स्केलेटल मैच्योरिटी आ जाती है। तो स्केलेटल मैच्योरिटी को डिसाइड करने के लिए भी हम कुछ एक्सरे करवाते हैं। जैसे एल्बो का एक्सरे हम करा के देखते हैं, रिस्ट का एक्सरे करा के देखते हैं कि बच्चे की एक्चुअली बोन एज कितनी है। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उम्र जन्म की तारीख से हो सकता है उसकी अलग हो और बोन की एक्चुअल एज अलग हो, तो वो हम एक्सरे करा के कंफर्म करते हैं और फिर हम आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट इसमें ठीक रहेगा। मगर मेरे पास बच्चा स्केलेटल इमेच्योरिटी के बाद आया है, मैच्योरिटी के बाद आया, यानी कि बच्चे की ग्रोथ अब पूरी हो चुकी है, तब हमारे पास नॉकनीज और बो लेग को ट्रीट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जिसमें हम बोन की ऑस्टियोटॉमी करते हैं। ऑस्टियोटॉमी यानी बोन में कट लगाकर अलाइनमेंट को, जो डिज़ायर्ड अलाइनमेंट है, जो नॉर्मल अलाइनमेंट में है, उसमें लाकर और फिर उसे प्लेट द्वारा फिक्स किया जाना रहता है। तो ये स्केलेटली मैच्योर बच्चों में करना पड़ता है जो हमारे पास लेट आ रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी बिग प्रोसीजर। बोन को ऑस्टियोटॉमी करके प्लेट लगाना है, यानी कि कट करना है, तो उसको वापस हील होने के लिए भी वेट करना होता है। हील होना यानी बोन वापस जुड़ेगी, तब तक के लिए बच्चे को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा अगर हमारे पास सही समय पर आ गया तो हम ग्रोथ मॉड्यूलेशन द्वारा ही उसे ठीक करें। ये एक बेहतर प्रोसीजर है इन कंपैरिजन टू ऑस्टियोटॉमी। कैसे? बच्चे को अगर 2 पैरों की प्रॉब्लम है तो दोनों पैरों में एक साथ सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी के नेक्स्ट डे बच्चा चलना चालू कर देता है और जैसे जैसे वो ग्रो होगा पैर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, बच्चे को पता भी नहीं लगेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑस्टियोटॉमी इज़ अ बिगर प्रोसीजर। अगर दोनों पैर की प्रॉब्लम है तो एक बार में एक पैर का यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं ताकि दूसरे पैर का बच्चा यूज़ कर सके, उसके सहारे वो चल सके। और ऑस्टियोटॉमी हील होने के लिए अपना एक समय लगता है, इट्स अ बिग प्रोसीजर। तो उसमें जितना समय लगेगा तब तक बच्चे को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने रहेंगे। इट्स लॉन्गर रिकवरी जर्नी, तो इसमें बच्चे को काफ़ी समय लगेगा, रिहेबिलिटेशन लगेगा, फिजियोथेरेपी लगेगी। सो मैं आप पेरेंट्स से इस वीडियो के माध्यम से यही एजुकेट करना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम आपके बच्चों में फेस कर रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं तो आप इसे टाइमली नोटिस करके सही जगह पर कंसल्टेशन ले लें। डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि ये नॉकनी फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन जैसे मैं हूँ, हम ये एज के बेसिस पर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर आपको गाइड कर सकते हैं। अगर ग्रोथ मॉड्यूलेशन जैसी कोई सर्जरी रिकमेंड कर भी दी जाती है तो उसे घबराने की बात नहीं है, बच्चा बहुत इजीली इसे टैकल कर लेता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आपको इस विषय में अगर और कोई जानकारी चाहिए या किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा संपर्क आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।